हेलो एवरीवन, वेलकम। सोलर पावर प्लांट हमने इंस्टॉलेशन करने का जो प्रोसीजर है वो डिसाइड कर लिया, बट उसमें सेफ्टी को ही नहीं इंक्लूड किया तो फिर बेकार है। क्योंकि एक छोटी सी गलती, सेफ्टी को लेकर के एक छोटी सी चूक आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, बहुत ज्यादा आपका नुकसान कर सकती है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसको सेफ्टी के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक भी है कि सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते वक्त किन किन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सो टुडेज टॉपिक इज सेफ्टी ऑन साइट, एंड आई बिलीव वी शुड बिलीव दैट सेफ्टी इज फर्स्ट, लीविंग ऑल द थिंग्स बिहाइंड। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? To establish and follow safe work procedure, we should maintain and use personal protective equipment, identify and mitigate the safety hazards, demonstrate safe and proper use of required tools and equipments that are going to be used on site during the installation of a solar power plant, वर्क सेफ्टी प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करना और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अगर किसी हाइट पे काम कर रहे हैं या किसी स्लिपरी सरफेस पे काम कर रहे हैं या किसी रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पर सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होना है। पीवी सिस्टम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो अलग 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 बिल्डिंग की अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से उसके सेफ्टी मेजर्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि हर लोकेशन का अपना एक एनवायरनमेंट है, अपना एक एरिया है, अपना एक लोकेशन है। तो इस वजह से बिल्डिंग्स के हिसाब से सेफ्टी के मेजर्स भी चेंज होते हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीवी इंस्टॉलर सेफ्टी कंसीडरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? टूल्स और इक्विपमेंट्स का सेफली यूज करना, सेफली उसको हैंडल करना, सेफली उसको प्लेस करना यूज के बाद। पर्सनल प्रोटेक्शन, जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, आपके अंडर हो या आप खुद काम कर रहे हैं, तो सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करना। इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और उनको मिटिगेट कैसे करना है, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। अगर खुदा न खास्ता हजार्ड अकर हो जाता है तो इस चीज की अवेयरनेस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने और अपने टीम मेंबर्स के बीच। किस किस टाइप के हजार्ड हो सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है, देख लेते हैं। लॉस ऑफ आई या विजन हो सकता है, अगर आपने कोई स्ट्राइक करने वाली टूल को गलत तरीके से हैंडल करके यूज किया बिना आई प्रोटेक्शन को लगाए हुए। पंक्चर वुंड्स, चोट लग सकती है इसी तरीके के स्ट्राइकिंग टूल्स को यूज करने की वजह से। आपके पैर में चोट लग सकती है, सर में चोट लग सकती है, खरोंच आ सकती है। सीवियर फिंगर्स, हाथों में जो है जकड़न हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं अगर आप गलत तरीके का हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हैंडल सही नहीं है या फिर वो हैंडी नहीं है, यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो स्मैश करते टाइम आप अपने उंगली पे भी चोट मार सकते हैं या आपको छाले वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ब्रोकन बोन्स, हड्डी भी टूट सकती है अगर कोई भारी चीज आपने सही से नहीं उठाई, वो आपके पैर पे गिर गई, हाथ पे गिर गई, शरीर पे गिर गई, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन हजार्ड्स हैं जो कि हो सकते हैं। सेफ वर्क एरिया के कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है? जो आपका एरिया है वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऊंच नीच होगा, क्लटर्ड होगा, चलने में उस पर आसानी नहीं होगी तो वो फिसल के आप वहां से गिर सकते हैं। स्पेशली जो टिन शेड पे काम करते हैं या स्लैंटेड रूफ्स पे काम करते हैं, पहाड़ी एरिया में रूफ ज्यादातर स्लैंटेड होते हैं, तो वहां पर अगर काम कर रहे हैं तो आपको एक क्लटर्ड या ऊंच नीच जो भी अगर एरिया है तो उसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करके उस पर काम शुरू करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस एंड एग्जिट अरेंजमेंट्स, उस जगह को एक्सेस करने में, चलने में, काम करने में, प्लस वहां से एग्जिट होने में। कभी कभी क्या होता है, हाइट पे काम कर रहे होते हैं तो चढ़ना तो आसान होता है बट उतरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखें कि वहां पर काम करने के बाद कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे जाना है, कैसे आना है। इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स को मेंटेन करें।
कम्युनिकेशन अरेंजमेंट एडिक्वेट होना चाहिए। जहां पर भी आप कहीं रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं तो आप इजीली अपने को वर्कर्स से कम्युनिकेट कर सकें, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से जिसके यहाँ काम हो रहा है उससे कम्युनिकेट कर सके, तो इसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। लाइटिंग जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए सेफ वर्किंग को करने के लिए, क्योंकि अगर कोशिश करिए कि दिन में ही आपका काम हो, बट ज्यादा बड़ा प्लांट होता है तो कभी कभी रात में भी काम करना पड़ता है, तो पहले से ही आप जिस समय साइट सर्वे करने के लिए जाएं उस समय ही देख लें कि लाइटिंग की क्या व्यवस्था है और कैसे आप वहां पर लाइटिंग का जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जो भी टूल्स वगैरह यूज करते हैं जैसे प्लायर है, लेंकी है, स्ट्रक्चर लगाने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, तो उनको यूज करने के बाद इम्प्रॉपर तरीके से साइट पे छोड़ के ना चले आए कि कल तो आना ही है, कल तो यहाँ पर काम करना ही है तो चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। इंजरी हो सकती है। बहुत ख्याल रखें इस बात का कि आप जो भी टूल्स हैं उसको यूज करके सेफली उसको उसके डब्बे में या जहां पर भी सिक्योर्ड है, जहां से किसी को चोट नहीं लगे, कोई आपके एब्सेंस में भी कोई आ जाए तो उसको भी इंजरी ना हो, तो इस तरीके का ख्याल रखें, उसको प्रॉपरली रखें। सनबर्न्स, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वैसे भी आजकल यूवी रेज बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पे आने लगे हैं, तो सनबर्न होना एक कॉमन चीज है। डिहाइड्रेशन होना कॉमन चीज है, क्योंकि धूप में छत पे ही काम करना होता है, वहां पर दिन भर धूप आनी ही है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो इसलिए वाटर की अरेंजमेंट प्रॉपर रखें और पानी पीते भी रहें। ये सब अपने वर्कर्स को भी, को वर्कर्स को भी बताएं। फर्स्ट एड किट आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ ऑइंटमेंट्स और कुछ बर्न्स और कट्स को ठीक करने वाले ऑइंटमेंट्स, एंटीसेप्टिक, बैंडेजेस वगैरह जो भी फर्स्ट एड किट में आते हैं उसको अपने पास रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है हम कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें पर चोट लग जाती है, ध्यान नहीं रह जाता है, तो उसके लिए इंतजाम भी होना चाहिए। क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स हैं अगर हजार्ड अगर हो जाता है उस समय, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट एड किट के बारे में हमने अभी बात करी, वो होना चाहिए। और अगर किसी को चोट लग जा रही है, आपको या आपके किसी को वर्कर को, तो सबसे पहले उसको, विक्टिम को एक सेफ एरिया पे, आइसोलेटेड एरिया पे पहुंचाने का काम जो है सबसे पहला होना चाहिए। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर को कॉल करें। सबसे पहले उसकी इंजरीज को क्लीन वाटर से या एंटीसेप्टिक से क्लीन करें। उसके बाद फर्स्ट एड के लिए जो भी वूंड है, चोट लग गई है, कट हो गया है या बर्न हो गया है, तो उसके लिए प्रॉपर ऑइंटमेंट अप्लाई करना तुरंत बहुत ज़रूरी है। अगर एसिड से, जो बैटरी में एसिड डाली जाती है उससे बर्न अगर हो जाता है तो उसके लिए NaOH सोल्यूशन जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको मेडिकल रूम या एक सेफ प्लेस पे तुरंत ले जाना ज़रूरी है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी। अपने सुपरवाइजर, अपने टीम वर्कर या अपने को वर्कर्स को जरूर इस बात की खबर करें और पूरी पूरी हेल्प लें। भले ही काम थोड़ी देर के लिए रोकना हो, बट जो भी विक्टिम है पहले उसको ठीक करें ताकि काम आगे इजीली हो सके, प्लस किसी को कुछ हार्म ना हो। इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करें पहले से ही। अगर रिमोट एरिया में कहीं है तो पहले से ही इन चीजों का ध्यान रखें कि नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट डॉक्टर कहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद आप उसको काम को शुरू करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वर्क प्लेस पे इंटेंस हीट की वजह से हमको हार्म हो सकता है। टूल्स या मशीनरी की वजह से, मटेरियल्स की वजह से चोट लग सकती है, जिससे स्ट्रक्चर पड़ा रहता है। और मॉड्यूल जब माउंट करते हैं तो उसके किनारे का एरिया बहुत ही, एज जो है वो बहुत शार्प होता है, तो कभी कभी क्या होता है ध्यान नहीं रहता है और मॉड्यूल्स जैसे ऊपर इस तरीके से माउंट किए गए हैं और हम झट से उठते हैं तो वो यहाँ पर चोट लग जाती है, यहाँ पर फट भी सकता है, तो इसलिए हेलमेट वगैरह पहनना बहुत जरूरी है। और इसके बाद कट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ कट हो सकता है या कहीं और स्ट्रक्चर वगैरह बहुत शार्प होते हैं उससे कट हो सकता है। हजार्डस केमिकल से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस वजह से जो आप PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो भी चूज करें PPE किट, उसमें कुछ चीजों का इंश्योर होना बहुत जरूरी है। क्या चीजें हैं वो, कि आपका जो किट है वो स्पेसिफिक हजार्ड को, जैसे अगर आपने गॉगल्स पहना तो गॉगल्स जो है केमिकल्स के प्रति जो है वो रेजिस्टेंट हो, और
कोई चीज स्ट्राइक करनी हो तो उसके प्रति, पेनिट्रेशन के प्रति जो है कि रेजिस्टेंस हो। और इसके अलावा अगर आप कोई चीज वेयर कर रहे हैं, जैसे हेलमेट यूज कर रहे हैं या फिर गॉगल्स वेयर कर रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल टू वेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उसमें गर्मी लगने लगी या आंखों में चुभ रहा है, सेट नहीं बैठ रहा है सही से, तो कंफर्टेबल टू वेयर होना चाहिए। विजन या मूवमेंट को आपके वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ड्यूरेबल, इजी टू क्लीन होना चाहिए। डिसइंफेक्शन आप उसका आराम से कर सके ऐसा होना चाहिए, आराम से क्लीन हो सके, वॉशेबल हो इस तरीके का। क्योंकि साइड पे कभी कभी रिमोट लोकेशन में जाते हैं तो हमें धूल मिट्टी या इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है कि अगर गीली मिट्टी हो तो वहां पर जल्दी पीपीई किट जो है, जो बॉडी सूट वगैरह पहनते हैं, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, गंदे होने के चांसेस रहते हैं। तो वॉशेबल हो आपका पीपीई किट। और जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि आपने हेलमेट पहन रखा है और गॉगल्स पहन रखा है, तो वो आपस में टकराने नहीं चाहिए या एक दूसरे का फंक्शन जो है वो रोकने नहीं चाहिए। आपको पेन ना हो, चुभन ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके की पीपीई किट का आप चयन करें अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, या आपका जो भी अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पीपीई किट जो है वो वेल डिजाइंड चूज करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपको कंफर्टेबिलिटी हो काम करने में, साइड पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी आप सेफ रह सकते हैं। पीपीई किट में क्या क्या चीजें और आती हैं देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप सबसे पहले टॉप टू बॉटम स्टार्ट करें तो हेलमेट आप देख सकते हैं। इससे कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, कोई चीज आपको हिट करने वाली है, उससे आपको बचाएगा। आपके सर पे हेड इंजरीज जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं, तो हेड को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स वेयर करना, जो डस्ट पार्टिकल, मेटल शेविंग्स, एसिड्स और कॉस्टिक लिक्विड्स, वेल्डिंग लाइट्स अगर वेल्डिंग करनी है तो उन चीजों से आपको ये प्रोटेक्टेड रखता है। उसके बाद हियरिंग प्रोटेक्शन में कोई टूल्स जो यूज करते हैं, हैमर से हैमरिंग करते हैं तो, या कुछ मशीन हो गई, उनकी आवाज बहुत लाउड हो सकती है, आपके कानों को जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो ऐसे केस में हियरिंग प्रोटेक्शन भी लेना बहुत जरूरी है, ईयरबड्स, ईयर प्लग वगैरह लगाना। इसके अलावा चैप पैंट्स का होना जरूरी है, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, कोई स्क्रैच ना लगे, कोई इलेक्ट्रिकली कोई वायर अगर पैर में टच कर रही है तो उससे आपको सुरक्षा मिले, शॉक ना लगे। इसी तरीके से हैंड ग्लव्स भी पहनना जरूरी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर रहे होते हैं तो वहां पर करंट और वोल्टेज का प्रोडक्शन होना ही होना है। थोड़ा नहीं, अगर आप अपने सोलर पैनल्स को ढक भी दे तो भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, या कोई चीज चेक करनी हो तो उसके लिए ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि इलेक्ट्रिकली शॉक ना लगे और बाकी स्क्रैच और वुंड से भी आपको बचाए रखे। बूट्स पहनना, सेफ्टी शूज पहनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई चीज आपके पैर पे गिर सकती है, लग सकती है, स्लिपरी सरफेस में आपको काम करना हो सकता है, या कोई अनइवन सरफेस है, या छत पे काम करते हैं तो गर्मी भी बहुत होती है, छत भी हीटअप होता है, तो उन सब चीजों से आपको बचाने के लिए सेफ्टी शूज जो है वो वेयर करना जरूरी है। आईएसओ सर्टिफाइड सेफ्टी शूज ही यूज करें, क्योंकि वो आपको सोलर मॉड्यूल्स में जब हम काम करते हैं तो काफी सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट उसमें इंक्लूडेड रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव शूज को चूज करना जरूरी है, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड हो। ये बॉडी हार्नेस होती है, इसको भी वेयर करना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप किसी छत पे, स्लैंटेड हाइट पे या रूफ पे काम कर रहे हैं जहां से आपके गिरने के चांसेस है, फॉल होने के चांसेस है, तो वहां पर इसको वेयर करना जरूरी है। इसमें एंकर लगा होता है, उसको छत पे फंसा दिया जाता है, तो वो आपको फॉल होने से रोक देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पीपीई किट में आती हैं, और सही चीज का सही चुनाव करके यूज करें तो बेस्ट रहेगा, आप सेफ रहेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में जैसे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आई ईयर प्रोटेक्शन के लिए जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा जिनको लगा होता है, उनको इस तरीके का गॉगल चूज करना चाहिए जो कि फिट आ सके, आपके आई विजन को डिस्टर्ब ना करे। या फिर अगर आप रेगुलरली आपको काम करना है तो आप करेक्टिव आई ग्लासेस वाले ही गॉगल्स भी बनवा सकते हैं, ऑर्डर देके बन जाता है, तो इस तरीके के गॉगल्स का चुनाव करें। इस तरीके के ईयर प्लग्स जो है वो कानों में लगते हैं। इसके अलावा ईयर मफ्स भी लगते हैं, ईयर प्लग्स भी लगते हैं, तो इस तरीके के ईयर मफ्स आती हैं, ईयर प्लग्स आती हैं, ये हेडसेट टाइप का आता है, तो इससे आपको कान को सुरक्षा मिलेगी। तो इस तरीके के
हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं। फुट एंड लेग प्रोटेक्शन के लिए जो आपका शूज हो वो हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे बैरल्स, टूल्स या कोई बैटरी ही अगर लिफ्ट अप करना हो, वो पैर पे गिर जाए तो आपको, बैटरी बहुत भारी होती है तो उससे जो है इतना हार्म ना हो, ज्यादा चोट ना लगे, तो इसके लिए जो शूज हैं वो सेफ्टी शूज यूज किया जाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे नेल्स वगैरह हैं अगर बिखरी हुई हैं छत पे, तो वो जूते को आपके शूज को क्रॉस करके आपके पैरों में चुभ सकती है, तो सही ढंग का शूज चूज करें ताकि इस तरीके के नेल्स या स्पाइक्स जो है वो पियर्सिंग करके आपके पैर में चोट ना पहुंचाए। हॉट एंड वेट सर्फेसेस से आपको बचाए, स्लिपरी सर्फेसेस से आपको बचाए, तो इस तरीके के शूज जो ISO 20345 और 2004 सर्टिफाइड है, इस तरीके के सेफ्टी बूट्स जो है वो पहनना इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के सैंडल्स या चप्पल्स अगर आप पहनते हैं तो फिर वो यहाँ से या यहाँ से कहीं से वायर अगर टच हो गई तो शॉक लग सकता है, या कोई शार्प टूल लग गई तो आपके पैरों में चोट लग सकती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। सेफ्टी शूज के बारे में मैंने आपको बताया। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, टोज में हार्म ना पहुंचाए, और हीट रेजिस्टेंस सोल्स हो उसमें, इस तरीके का चुनाव आप कर सकते हैं। इन सोल्स लगे हों जो पंक्चर वुंड्स को प्रोटेक्ट करें, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव हों ताकि आपको शॉक ना लगे, कहीं लाइव वायर पड़ी हो उस पर पैर पड़ गया। हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लव्स आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, PVC ग्लव्स और कॉटन ग्लव्स। तो प्रॉपर ग्लव्स का चुनाव करें जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हो, क्योंकि आपको बार बार कनेक्शंस करने हैं या कोई चीज चेक करनी है तो उसमें इलेक्ट्रिकल का ही पूरा काम है, तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड ग्लव से आपको शॉक लगने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। सेफ्टी बेल्ट का यूज करना और फुल बॉडी सूट का भी यूज करना जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हाई स्ट्रक्चर पे अगर काम कर रहे हैं तो वहां से फॉलिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, और कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन में आप रहेंगे क्योंकि आप सेफ फील करेंगे। तो स्लिपिंग से या इम्बैलेंसिंग से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ऊंचाई पे चढ़ना है या किसी स्लैंटेड हाइट पे बिल्डिंग पे अगर काम करना है तो ये आपको जो है उससे भी प्रोटेक्शन देगा। उसमें एक मैंने बताया था कि एंकर लग जाता है, उसको छत में फंसा दिया जाता है, तो फिर आपका फॉल होने का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। PVC कोटेड जो जैकेट्स होते हैं फुल बॉडी सूट्स में, वो एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशंस में इस तरीके के डिजाइन होते हैं कि वो हमको हेल्प करते हैं कि हम उसमें सर्वाइव कर सकें। बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो काइंड ऑफ वो इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है, तो PVC कोटेड जैकेट्स जो है वो इंसुलेशन बेटर प्रोवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन जो हार्श वेदर कंडीशन होती है उसमें आपको हेल्प करेगा। शार्प टूल्स की इंजरी से बचाएगा। केमिकल्स या फ्लूइड्स जो यूज होते हैं वो आपकी बॉडी पे कांटेक्ट होने नहीं देगा अगर आप फुल बॉडी सूट पहन लेते हैं। तो इस तरीके के बॉडी सूट्स आते हैं, इसके ऊपर ऐसे हार्नेस लगा दी जाती है और इस तरीके से आप सेफली वॉक कर सकते हैं। किन किन टाइप्स के हजार्ड्स हो सकते हैं और भी देख लेते हैं कुछ कैटेगरीज। पर्सनल सेफ्टी हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, एनवायरमेंटल हजार्ड्स। मेरे ख्याल से इन सब बारे में हम बात कर चुके हैं। पर्सनल सेफ्टी मतलब कहीं आपको पर्सनली आपने कहीं हाथ दे मारा या कहीं टूल्स का गलत इस्तेमाल कर लिया तो वो पर्सनल सेफ्टी। और नॉन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में ये चीजें आती हैं, पैर में चोट लग गई, इलेक्ट्रिकल में शॉक लग गया आपको पैर में, हाथ में, कहीं लाइव वायर की टेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम, तो उसमें आपको शॉक वगैरह लग सकता है, तो वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के अंदर आता है। एनवायरमेंटल हजार्ड्स में सपोज अगर आंधी तूफान आ गई, बैड वेदर में कभी भी काम ना करें, आंधी आ गई, तूफान आ गया या ओले पड़ने लगे या बारिश होने लग गई तो आपको किसी भी तरीके से हार्म हो सकता है, तो एनवायरमेंटल हजार्ड्स में ये चीजें भी आती हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो लगने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो इस वजह से आपको PPE किट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AC और DC की अलग अलग कैटेगरी है। AC से भी हार्म हो सकता है और DC से भी। जैसे 6 मिली एम्पियर की DC को आपने टच कर लिया या 1 मिली एम्पियर की AC को टच कर लिया तो आपको वार्मथ फील होगा, थोड़ा सा हीटेड फील होगा उस जगह पे। फिर 9 एम्पियर और 2 मिली एम्पियर पे अगर पहुंच गए तो
रिफ्लेक्स आपको इंजरी कॉज कर सकता है, क्योंकि हल्का सा शॉक लगता है तो रिफ्लेक्स क्या होता है, मतलब कोई चीज हम टच करते हैं, हमको हीट फील होती है या वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फील होती है, शॉक लगता है, तो फिर हमारे दिमाग पे सिग्नल जाता है कि आप अपने हाथ को फट से हटा लो क्योंकि यहाँ पे हीट हो रहा है आपका हैंड। तो उस केस में हमारा दिमाग बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हम फट से हटेंगे तो पीछे कोई चीज, आगे कोई चीज, आसपास कोई चीज है, उससे हमको शौक से भले ही उतनी चोट ना लगे, बट इधर उधर हिले गलत तरीके से तो किसी चीज से और से भले ही चोट लग सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, इसीलिए ग्लव्स वगैरह पहनना जरूरी है। 90 मिली एम्पियर से 20 और ये AC 20 मिली एम्पियर तक अगर पहुंच गया तो सीवियर बर्न्स हो सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और 500 मिली एम्पियर के ऊपर DC गया और 100 मिली एम्पियर तक अगर AC चला गया तो फिर वो डेथ का कारण बन सकता है। और अगर इससे भी ऊपर करंट चली गई तो फिर तो वो सोचने का भी मौका नहीं देगी और उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, तुरंत डेथ हो सकती है, डॉक्टर के पास पहुंचने का भी हो सकता है, टाइम ना मिले। तो इन सब चीजों का, शॉक्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा काम आपको इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट में ही करना है। बैटरी हजार्ड्स भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बैटरी में एसिड रहती है, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, जैसे वायरिंग होती है उसको कहीं गलती से शॉर्ट कर दिया तो उसकी वजह से शॉक लग सकता है, एसिड बर्न्स हो सकते हैं, फायर या गैस, जो मोस्ट ऑफ द बैटरीज होती हैं उनमें से हाइड्रोजन गैस का एमिशन होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस जो होता है आप जानते हैं कि एक्सट्रीमली वो इन्फ्लेमेबल होता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई फायर या कोई गैस एक्सप्लोजन वहां पर ना हो। बैटरी को लिफ्ट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, बैटरी या कोई भी चीज लिफ्ट करते समय आपको ध्यान से लिफ्ट करना है कि उस चीज का जो वेट है वो आपके बॉडी पे डिवाइड हो। ये नहीं कि सिर्फ हाथ का जोर देके आपने इस तरीके से उठा लिया तो आपको स्ट्रेन हो सकता है, मसल में पेन या किसी नर्व में आपको स्ट्रेन आ सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें, कोई चीज भारी चीज उठाते वक्त जो है ध्यान से उठाएं। इन्वर्टर हजार्ड्स भी होना कॉमन है, क्योंकि इन्वर्टर जहां पर काम करता है वहां पर तुरंत गर्म होने लगता है, जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा हीट अप होने लगता है, तो ध्यान रखें और अपने कस्टमर को भी एजुकेट करें कि बच्चे उसके आसपास ना घूमे, ऐसी जगह पे इन्वर्टर इंस्टॉल करें जहां पर बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी बच्चों की ना हो या ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कोई। -25 से +65 डिग्री के एनवायरनमेंट में ही आप अपना इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल करें। फायर एक्सटिंग्विशर, अगर इन केस कहीं फायर वगैरह लग जाती है तो उस केस में फायर एक्सटिंग्विशर को यूज में लाते हैं आग को बुझाने के लिए, तो वो उसके टाइप्स को जान लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटर फील्ड होता है, फोम फील्ड होता है, CO2 फील्ड होता है, ड्राई केमिकल फील्ड होता है। तो इनमें अलग अलग तरीके के आग जो लगते हैं उनके लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का चूज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, पेपर, वुड और प्लास्टिक से अगर बर्न हो रहा है तो फिर आप वाटर, फोम और ड्राई केमिकल वाले फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, CO2 का ना यूज करें, CO2 जिसमें फिल्ड होता है। फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल लिक्विड कोई है तो उस केस में वाटर का ना यूज करें आग को बुझाने में, बाकी चीजों का आप कर सकते हैं, फोम है, CO2 है या ड्राई केमिकल है, तो ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर की अगर कॉमन फीचर्स को देखें तो ये इस तरीके की कुछ बनावट होती है इसकी, ये इसका लिवर होता है, इसको जब प्रेस कर देंगे तो यहाँ से जो भी उसमें होगा फोम, CO2 या ड्राई केमिकल, वो ब्लो होने लग जाएगा, तो इसको फायर पे एम करके आप फायर को बुझाते हैं। जैसे यहाँ पर ये लीवर होता है, ये प्रेशर गॉज होता है, ये इसका लीवर है, ये इसकी लॉकिंग पिन है, लॉकिंग पिन को खींच दिया जाता है, देखते हैं अगर ये इसका डिस्चार्ज हॉर्न होता है और इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और जो NFPA फायर एसोसिएशन है उसकी कैपेसिटी रेटिंग भी यहाँ पर मेंशन रहती है, तो आप प्रॉपर स्टडी करके उसको चूज करें कि कौन कौन से टाइप के आग को बुझाने के लिए वो काम आएगा और उसकी रेटिंग कितनी है, कैसे यूज करते हैं इसका भी एक तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर जो पिन लगी होती है उसको पुल कर दिया जाता है, उसके बाद उसका जो नॉब है वो ओपन हो जाता है, तो फायर पे एम करके फिर हैंडल को, जो लीवर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, इसको स्क्वीज किया जाता है, इसको स्क्वीज किया जाता है, तो यहाँ से जो भी इसके अंदर भरी चीज होगी वो ब्लो होने लगेगी, तो उसको फायर पे आप एम कर सकते हैं, उससे आग बुझ जाएगी। साइड टू साइड स्वाइप अप करना होता है। वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी एट हाइट्स, किस चीज का ध्यान रखना है,
हमेशा हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहले भी बोला कि खराब मौसम मौसम में काम ना करें, क्योंकि विंड ब्लो हो रही है या बारिश हो रही है तो आपके बारिश में तो कंडक्टिविटी भी जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं कि अगर कोई लाइव वायर है उसको पानी में जो है वाटर जो है सही कंडक्टर होता है तो उससे आपके अपने आप को शॉक लग सकता है आपको। तो बारिश वगैरह में या विंड कंडीशन में क्या होता है, अगर खुले पड़े हैं पैनल तो वो उड़ के गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेन हो या स्टॉर्म हो या विंडी अगर वेदर हो तो उस केस में काम ना करें, वरना आपका पैर भी स्लिप हो सकता है, तो अवॉइड करें। फोटोवोल्टाइक पैनल्स जो होते हैं माना कि वो मैकेनिकली टेस्टेड होते हैं, बहुत सारा प्रेशर उस पर डाल के उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो मार्केट में आने लायक जो है वो सर्टिफाइड हो पाते हैं। बट उसकी भी एक अपनी लिमिट है। ये नहीं कि आप हैमर लेके उसको तोड़ने लग गए या कोई पत्थर मार दिया या उस पर चढ़ के खड़े हो गए, या किसी को नहीं पता है आपके टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनको अगर नहीं मालूम है तो उनको इस बात का जो है आप अवेयरनेस क्रिएट करिए कि उस पर खड़े ना हो, क्योंकि इससे इंजरी लग सकती है, पैनल भी टूट सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो अवॉइड करें। वार्निंग लाइंस ऐसे बना सकते हैं जहां पर भी काम हो रहा है, ताकि अगर आप दिन में काम कर रहे हैं रात में नहीं कर रहे हैं तो कोई वॉक करके उस तरफ चला ना जाए, उसको भी इंजरी हो सकती है या आपका सामान नुकसान हो सकता है। तो वार्निंग लाइन भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपका पीवी सिस्टम जो है, अर्थिंग उसमें करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अर्थिंग उसमें ज़रूर करें, क्योंकि किसी को भी इससे शॉक लग सकता है, इंजरी हो सकती है। जो आपके फोटोवोल्टाइक मटेरियल है वो काम करते टाइम आप उसको ढक के रख सकते हैं किसी ओपेक मटेरियल से, ताकि उसमें करंट ज़्यादा फ्लो ना हो और आपको ज्वाइनिंग वगैरह करने में या स्ट्रक्चर वगैरह लगाने में कोई खास प्रॉब्लम ना आए। हमेशा जब भी आप लैडर का यूज कर रहे हैं, कहीं चढ़ना है कहीं उतरना है, तो किसी न किसी की हेल्प जरूर लें। आपने घर पे भी ध्यान दिया होगा कि कितना भी सही लैडर हो पर वो थोड़ा शेक करता है चढ़ने उतरने पे, तो आप जरूर किसी की हेल्प लें कि वो नीचे से पकड़ के रखे उसको। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स में भी अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाए तो इतनी ऊंचाई से आप गिर भी सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। अगर स्लैंटेड है रूफ, बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते फॉल को, तो सेफ्टी हार्नेस का यूज करें और सेफ्टी नेट्स का यूज करें। इस तरीके से ये गार्ड रेल्स भी बनते हैं। अगर बहुत बड़ा प्लांट है और स्लैंटेड है, अगर टिन शेड पे लगाना है या स्लैंटेड रूफ है, तो इस तरीके के गार्ड रेल्स भी बनते हैं, ताकि आराम से वॉक करके उस पैनल की क्लीनिंग हो सके, उसका इंस्टॉलेशन हो सके और स्ट्रक्चर वगैरह माउंट कर सकें। तो इस तरीके का भी आप जो है प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं। सेफ्टी नेट इस तरीके की लगती है कि अगर गिर ही जाने का चांस है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे सेफ्टी नेट लगा दें ताकि इंसान सुरक्षित रहे। कुछ जनरल सेफ्टी साइंस है जो आपको भी पता होने चाहिए, ताकि आप कहीं देखें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी है, प्लस आपको ज़रूरत पड़े लगाने की तो आप भी लगा दो, ताकि आपके साइड पे कोई इस तरीके से ना आए कि उसको भी इंजरी हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये कुछ सेफ्टी साइंस है, जैसे ये फ्लेमेबल मटेरियल है, ये ऑक्सीडेंट मटेरियल का साइन है, ये पोटेंशियली एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर का साइन है। तो इस तरीके के चीज़ों को खुद भी जाने, अपने टीम वर्कर्स को भी समझाएं और खुद भी यूज़ करें जहाँ पर आप काम करते हैं। जैसे क्लीनिंग के लिए अगर कोई वाटर यूज़ कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है, उसने जाके ड्रिंक कर लिया, हो सकता है वो हजार्डस हो, तो इस तरीके का आप साइन लगा सकते हैं। और स्मोकिंग वगैरह जो है वो अवॉइड करना है, इस तरीके का साइन लगा सकते हैं कि जहाँ पर बैटरी वगैरह लगती है वहाँ इनफ्लेमेबल गैस रिलीज होता है। तो इस तरीके के साइंस का आप, बहुत सारे साइंस होते हैं जो प्रोहिबिटरी होते हैं, कुछ जनरल सेफ्टी साइंस इस तरीके के होते हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। सेफ्टी से काम करें, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर प्लांट कैसे सुरक्षित रहेगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप बार बार भी देख सकते हैं कोई चीज़ ना समझ में आई हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।